Okay, student. Yesterday we talked about Bohr's model of atom. Today we are going to discuss about the limitation of Bohr's atomic model and the development which are leading to formation of a quantum mechanical model of a atom. तो लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले जो एटॉमिक स्पीसीज होंगे उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है, दे आर डिकम्पोज इनटू, डिसोसिएट इनटू मोर फाइनर लाइन्स, और छोटी लाइंस के अंदर टूट जाते हैं। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज ए स्टार्क और जीमैन इफेक्ट भी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन में, व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड व्हेन दे आर पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इफेक्ट इज नोन एज ए स्टार्क इफेक्ट, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड is known as G-man effect। तो ये स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये नहीं बता पाया कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो ये और ज्यादा छोटी लाइंस के अंदर क्यों टूट रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा। Inability to explain the three-dimensional structure, ये एटम के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बताने में नाकामयाब रहा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। डू नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उन चीजों को एक्सप्लेन करने में बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया। तो इसके बाद जो है कुछ डिस्कवरीज हुई, कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन किए गए, जिनके आधार पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया गया। तो हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे। यहाँ पर एक लिमिटेशन और भी दे सकते हैं यहाँ पे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल डू नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना लाइक debroglie इक्वेशन एंड Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन फेनोमेना को बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इन दोनों फेनोमेना को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं debroglie इक्वेशन। debroglie इक्वेशन, earlier we talked about in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम के अंदर कुछ फेनोमेना जो है वो मैटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फेनोमेना जो है वो एक्सप्लेन होते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा। तो वहां पर हमने पढ़ा था भी, मैटर हैज ड्यूअल नेचर। मैटर का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। डी ब्रोगली गिव द रिलेशनशिप। डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप दिया टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद एनी मूविंग पार्टिकल। कोई भी मूविंग पार्टिकल है, ये मार्कर मूव कर रहा है, इसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। कोई कार मूव कर रही है, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव। इस वेव को हम जो है वो मैटर वेव बोलते हैं। और डी ब्रोगली ने इस मैटर वेव की वेवलेंथ को निकालने के लिए रिलेशनशिप दिया। उसने निकाला फोटोन के लिए
की तरह बिहेव करेगा देन इट्स एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर देखा था कि वेव की तरह बिहेव करेगा तो एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर 1, इफ इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, बिहेव लाइक ए पार्टिकल, अगर ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा देन एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन के द्वारा हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर की, न्यू किसके बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर की, c से c कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। c वेलोसिटी, इफ इट इज ए पार्टिकल, इफ इट इज ए पार्टिकल, अगर ये कोई भी पार्टिकल है देन c इज इक्वल टू v के, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मास इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, देन लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। तो ये क्या कहता है आपको कि वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। वो इसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो पाई जाएगी। दिस इक्वेशन इज नॉन एज ए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन भी। हम इस इक्वेशन को जो है वो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हमें कहां पर हेल्प करती है अभी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। How can we calculate the de Broglie wavelength? हम de Broglie wavelength को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? From the potential applied, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसके द्वारा हम किस प्रकार से डी ब्रॉगली इक्वेशन को या डी ब्रॉगली वेव लेंथ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चे बहुत, खासतौर पर नीट और जो आपका आईआईटी है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस तरह के आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हेन वी अप्लाई द V potential to electron, then energy acquired by electron, energy acquired by electron, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी एक्वायर की जाएगी वो एनर्जी क्या होगी? दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E is the charge on electron in coulomb and V is the voltage applied to it। V जो है वो वोल्टेज है, ये तो हो गया। E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V जो है वो वोल्टेज होगी। This energy is converted into kinetic energy of the electron। This energy is converted into kinetic energy of electron। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev के, और यहां से v हमारे पास क्या आ जाएगा? 2ev अपॉन m अंडर द रूट। यहां से हमारे पास v आ गया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या थी भाई? हमारे पास थी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। v की वैल्यू यहां पर पुट करो, h
h प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स होती है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू फिक्स है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू फिक्स है। अगर आपके पास पोटेंशियल अप्लाइड हो, यू कैन कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसके बाद हमें नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है भी, हाउ कैन वी ड्राइव द बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम from de Broglie इक्वेशन। अब यहां पर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर इस एरिया के अंदर मूव कर रहा है। इसने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर है, तो ये वेव की तरह जो है वो मूव करेगा। अब ये जो सरकमफ्रेंस है ये किसके बराबर है? 2 पाई r which is equal to n lambda, मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ जो है वो यहां पर है उसके बराबर होगा। लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली किसके बराबर है भाई? 2 पाई r इज इक्वल टू na h अपॉन 2 पाई, सॉरी h अपॉन p। ये जो है h अपॉन p के, p मोमेंटम दैट इज mv, nh ओवर mv के, mv को उधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले आओ, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम is equal to nh over 2 pi, multiple of a h over 2 pi. This is the postulate of a Bohr's atomic model. This is all about de Broglie wave equation. Now we are talking about a Heisenberg uncertainty principle. अब हम जो है वो बात करेंगे Heisenberg uncertainty principle के बारे में। Heisenberg uncertainty principle। Heisenberg uncertainty principle आपको क्या कहता है? It is not possible to calculate the position and momentum of a microscopic particle with certainty। फिर समझ लें, it is impossible to calculate, it is impossible to calculate position and momentum of a microscopic particle simultaneously with a certainty। मतलब certainty के साथ दोनों को एक साथ आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। Mathematical expression which is used for Heisenberg uncertainty principle, delta x change in uncertainty in position into uncertainty in momentum is equal to or greater than h over 2 pi। h over 2 pi के बराबर जो है ये होगा। इस तरह से आप जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो Heisenberg uncertainty principle, h over
4 pi. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हीजनबर्ग अनस्टेडी प्रिंसिपल आप यहां पर दे सकते हैं. हाउ कैन वी गिव द clarity of this topic? How can we explain the Heisenberg unsteady principle by taking a example? किसी एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको किस प्रकार से यहां से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है. If we want to find out the position of this electron, we have to fall the photon of light which can be reflected and seen into the microscope. ये आपका माइक्रोस्कोप है और यहां से लाइट फोटोन आपने इसके ऊपर डाला और ये रिफ्लेक्ट होके गया. इसी से आपको इसकी पोजीशन का पता चलेगा. द सर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन. ये जो लाइट फोटोन है इसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा. अनसर्टेनिटी इज बेस्ड अपॉन प्लस माइनस लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट fallen onto the electron. It is clear that smaller is the wavelength, more accuracy in the position. जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी एक्यूरेट पोजीशन आप इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन स्मॉलर वेवलेंथ मींस हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब हायर एनर्जी. And kinetic energy of or velocity of the electron will become uncertain. So it's a momentum. यहां पर ये कहता है कि जब हम इसकी पोजीशन को सर्टेनिटी से मेजर करेंगे, मतलब लाइट ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, so it has a maximum energy, so that its velocity or momentum will become uncertain. If we will take the wavelength of light more, अगर हम वेवलेंथ को ज्यादा लेंगे, देन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड विथ सर्टेनिटी, बट पोजीशन कैन नॉट. सो बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विथ सर्टेनिटी. दोनों को हम सर्टेनिटी से कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये था भी आपका Heisenberg unsteady principle. This is all about our today's topic. Tomorrow we will discuss about a next topic.